नमस्ते बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल कर रहे थे बच्चों। हमने वहां पर 4 न्यूमेरिकल डिस्कस किए। मैंने लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था वो किताब से थोड़ा चेंज किया था, आपको मैंने बताया भी था उस वीडियो के अंदर कि यहाँ पर समान आवेश रखे हुए हैं, जबकि किताब में जो वो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसमें आवेशों का परिमाण और उनकी प्रकृति अलग अलग दे रखी थी, है ना। वो 4 कोनों पर आवेश था, वर्ग वाले थे। चलिए आज वापस से हम 4 न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ये आपके बुक के ही सवाल हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ पीछे आपको किताबें मिल सकते हैं, कैसा भी। ठीक है। सवाल यहाँ से चालू करते हैं। सिंपल सवाल पहले डिस्कस कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सवाल है। देखो, दो समान धातु के गोले 10 माइक्रोकूलाम तथा माइनस का 20 माइक्रोकूलाम आवेश से आवेशित है। समान धातु के गोले मतलब उनका आकार बराबर है और वो एक ही धातु के बने हुए हैं। ठीक है। और एक के ऊपर आवेश कितना है, तो हमें दिया हुआ है बच्चों Q1 का मान जो है वो है 10 माइक्रोकूलाम प्लस का, और Q2 का मान जो हमें दिया हुआ है वो है माइनस का 20 माइक्रोकूलाम। ठीक है, यही दिया हुआ है। फिर यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग अलग कर दिया जाए, फिर पुनः उतनी ही दूरी पर रखें। कितनी दूरी पर, तो लेट्स सपोज करते हैं वो जो दूरी सवाल में बोल रहा है उस दूरी को हमने r मान लिया, उतनी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में लगने वाले बलों का अनुपात ज्ञात करो। दोनों अवस्थाएं मतलब 2 केस बन गए हैं इस केस में। ठीक है, तो हमने बोला कि केस फर्स्ट जब उन्हें स्पष्ट नहीं कराया गया था, जब इन आवेशों का मान इतना का इतना ही था, है ना। एक धातु का गोला Q1 आवेश का और दूसरा धातु का गोला Q2 आवेश का है। ठीक है, इस स्थिति के अंदर हमें काम करना है, ये ध्यान में रखें। अब ये कैसे कार्य किया जाएगा वो समझिए। Q1 और ये Q2 स्पष्ट नहीं कराया गया था और दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, r। तो इस केस में लगने वाला बल हमने लिख दिया F1, लिख देता हूं मैं। ठीक है, या F इनिशियल मान लो, कैसे भी आप लिख सकते थे। तो F1 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r स्क्वायर। फिर K ऐसा का ऐसा, निर्वात की बात कर लेते हैं, वायु की बात कर लेते हैं। फिर Q1 का मान कितना, 10 माइक्रोकूलम, 10 गुणा 10 की घात -6। Q2 का मान 20 गुणा 10 की घात -6। देखो मैं माइनस का चिन्ह यूज नहीं कर रहा हूं, रीजन क्या है, हम आवेशों का परिमाण ले रहे हैं। अरे F1 आ चुका, ठीक है। और उनके मध्य की दूरी कितनी है, 8, तो r का स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर हमारे पास में क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब केस सेकंड क्या है, उन दोनों धातु के गोलों को एक दूसरे से स्पर्श कराया गया है। स्पर्श कराने के बाद में क्या होगा, वापस से उतनी ही दूरी पर रख दिया गया जितनी दूरी पहले थी। तो इसके ऊपर आवेश हो गया Q1 डैश और इसके ऊपर आवेश हो गया Q2 डैश। ठीक है, अब थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों कि निकाय का कुल आवेश कितना हो जाएगा स्पर्श कराने पर। निकाय का कुल आवेश देखो भाई, तो 10 माइक्रोकूलम प्लस का और माइनस का 20 माइक्रोकूलम, ये दोनों एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों को जोड़ो तो प्लस का 10 और माइनस का 20 जुड़ करके कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 10 माइक्रोकूलम। जोड़ोगे तो माइनस का 10 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है, और अगर हम चालन विधि का उपयोग करें तो धातु के गोले समान थे तो वो आवेश बराबर 2 भागों में बट जाएगा इस केस में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम समीशन Q की बात करें तो समीशन Q की वैल्यू है माइनस का 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और ये माइनस का 10 माइक्रोकूलम बराबर बराबर भागों में बढ़ जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि Q1 डैश का मान माइनस का 5 माइक्रोकूलम होगा और Q2 डैश का मान भी माइनस का 5 माइक्रोकूलम होगा। ठीक है ये बात। चलिए तो अब देखो काम करते हैं भाई। इस केस में बल कितना लगेगा, इसे हमने लिख लिया बच्चों F2 बराबर क्या होगा, K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। K ऐसा का ऐसा, Q1 डैश इसका मतलब परिमाण लिखो 5 गुणा 10 की घात -6। फिर Q2 डैश 5 गुणा 10 की घात -6 डिवाइडेड बाय दूरी का वर्ग। ठीक है, और ये हमारे पास में क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 जाएगा। अब ये वाला ऊपर वाला समीकरण 1, नीचे वाला समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या लगाने पर बच्चों, भाग लगाने पर। हमें अनुपात तो चाहिए ना दोनों अवस्थाओं में, तो हमने क्या किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया। तो F1 बटा क्या करना पड़ा हमें बच्चों, F2।
तो F1 में F2 का भाग, अब थोड़ा समझियो, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा अगर हम भाग लगाते बच्चों तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाता, ठीक है, k से k भी क्या होता, कट जाता, 10 की घात -6 से 10 की घात -6, 10 की घात -6 से 10 की घात -6 कट जाता, बचता क्या वो देखो, तो ऊपर तो है 10 गुणा 20 और नीचे बचता 5 गुणा 5, ठीक है। अब 5 ये हो गया 4 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, कितना आएगा 2 इंटू 4, कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, तो ऊपर 8 और नीचे 1 हो जाएगा। तो अनुपात क्या आया, F1 बटा F2 का अनुपात आएगा 8:1। ये पूर्णतः सही है बच्चों, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पता चल गया होगा, पहले केस में बल निकाला, दूसरे केस में बल निकाला और फिर दोनों का क्या कर लिया हमने, अनुपात कर लिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ये समझ में आ गया ये पहला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला यहाँ पर है, इतनी देर में आप पढ़ लीजिए। देखो क्या है, दो विद्युत आवेश कैपिटल Q, सॉरी मैं गलत बोल गया, विद्युत आवेश कैपिटल Q को दो भागों Q1 तथा Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। देखो प्रारंभ में एक बड़ा आवेश कैपिटल Q था और उसे फिर दो भागों में बांट दिया, Q1 और Q2 में बांट दिया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। और उनको कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर रखा गया। अगर Q1 और Q2 Q से ही बने हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि Q1 प्लस Q2 बराबर Q होगा बच्चों, सिंपल सा था, क्योंकि इसी से ये दोनों बने थे। तो यहां से अगर मैं Q2 का मान निकालूं तो मेरे पास में कितना आएगा, Q माइनस Q1 आएगा, सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। और उनको कितनी दूरी पर रख दिया गया है, r दूरी पर। तो ये जो Q1 और Q2 आवेश के जो गोले मान लें, इनको कितनी दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर रख दिया गया है। फिर दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी, इसका मतलब Q1 और Q2 का मान कितना हो कि उनके मध्य लगने वाला बल अधिकतम हो, ठीक है। अब किसी भी फलन के अधिकतम होने के लिए या फिर न्यूनतम होने के लिए उस फलन का प्रथम अवकलज शून्य होना चाहिए। अब यहां पर कौन सा फलन अधिकतम चाहिए उसको, बल। बल अधिकतम होने के लिए बल का प्रथम अवकलज शून्य होना चाहिए। किसके सापेक्ष, तो हमें आवेश का मान निकालना है, तो हम आवेश के सापेक्ष में उसका अवकलन करेंगे। वापस से सुन लीजिए, अधिकतम बल की शर्त हेतु बल का प्रथम अवकलज किसके सापेक्ष, आवेश के सापेक्ष शून्य होना चाहिए। उस स्थिति में हमें आवेश का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लिखा अधिकतम बल हेतु, ठीक है। अधिकतम बल हेतु क्या होगा बच्चों, काम करते हैं, हमने बोलना है कि पहले तो बल निकालो उसके बाद में अधिकतम बल प्राप्त होगा ना। तो बल निकाल लिया, बल कितना होगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर F बराबर K ऐसा का ऐसा, Q1 ऐसा का ऐसा, Q2 देखो, Q2 अपन ने बोला कितना भाई, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, r स्क्वायर। देखो इससे फायदा क्या हुआ, हमारे पास में Q1 ही रह गया, अब Q2 नहीं, ठीक है। आसानी से अवकलन कर सकते हैं, किसके सापेक्ष, Q1 के सापेक्ष। इससे हमें Q1 का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हेतु बल का Q1 के सापेक्ष प्रथम अवकलज क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। चलिए भाई अवकलन करते हैं। तो अवकलन अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया, क्या करना है, df डिवाइडेड बाय dq1 है ना, बराबर कितना होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। अब थोड़ा सा अवकलन तरीके से देखें बच्चों, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो d डिवाइडेड बाय dq1 और यहां पर f की वैल्यू k q1 फिर q माइनस q1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर और वो किसके बराबर होना चाहिए, 0।
अब जो नियतमान है उसे अवकलन के दायरे से बाहर निकाल लीजिए। नियतमान कौन? के और आर स्क्वायर। तो के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का अवकलन के दायरे से बाहर निकाला, डी डिवाइडेड बाय डी क्यू वन। अंदर क्या बच रहा है? क्यू वन क्यू माइनस क्यू वन, ये तो बच रहा है ना, ये सिर्फ इतना ही तो बच गया, ये और ये तो बाहर निकाल लिया अपन। ठीक है, बराबर में क्या बच्चों? जीरो। आर स्क्वायर को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, के को जीरो में डिवाइड करवा दोगे तो फिर जीरो हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय डी क्यू वन क्यू माइनस क्यू वन बराबर कितना बच्चों? जीरो। अब इस क्यू वन को मल्टीप्लाई कराओ इससे, क्या हो जाएगा? d डिवाइडेड बाय डी क्यू वन, और क्यू वन को इससे मल्टीप्लाई कराए तो क्यू वन इंटू क्यू, माइनस क्यू वन को क्यू वन से मल्टीप्लाई करो, क्यू वन का क्या? स्क्वायर, बराबर में क्या बच्चों? जीरो। अब देखो d डिवाइडेड बाय डी क्यू वन को एक बार तो इससे गुणा करो और एक बार इससे गुणा करो, तो ये क्या होगा? d डिवाइडेड बाय डी क्यू वन, और यहां पर क्यू वन इंटू क्यू, माइनस d डिवाइडेड बाय डी क्यू वन, और यहां पर आएगा क्यू वन का स्क्वायर। अब समझो ये वाला अवकलन यहां पर देखो, ये क्या है? यहां पर इस क्यू को जो नियत भाग है इसे उठा करके अवकलन के दायरे से बाहर लेकर के आए, तो ये क्या हो जाएगा? क्यू बाहर आया और d डिवाइडेड बाय डी क्यू वन, यहां पर अंदर क्या बच गया? शेष क्यू वन रह गया, है ना? चलिए माइनस। अब ये सॉल्व हो सकता है बच्चों, देखो ये कैसा फॉर्मेट है इसको समझिए, d बटा डी एक्स, क्यू वन की जगह x मानो, d बटा डी एक्स, और यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 2x, पता है ना? दो जो घात है वो आगे हो जाती है और फिर एक घात क्या करनी पड़ती है? कम करनी पड़ती है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा, अब x की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? q1 आ रहा है, तो हमने बोला जो घात है उसको आगे लेकर के आ जाओ और एक घात को क्या कर दो? कम कर दो, यही तो था। ठीक है, बराबर में क्या? जीरो। देखो dq1 से dq1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो q माइनस, ये तो कैंसिल हो गया ना, सिर्फ q बचा, और ये कितना हो जाएगा? 2q1 बराबर कितना बच्चों? जीरो। 2q1 को दूसरी तरफ लेकर जाओ, कितना हो जाएगा? प्लस का 2q1, तो q1 का मान कितना आ गया? 2 का इस तरफ भाग लग जाएगा, q बटा 2। अगर q1 q बटा 2 है, आधा है, तो फिर q2 कितना होगा? इक्वेशन q माइनस q1 दैट इज q माइनस q बाई 2, वापस से कितना आएगा? q बाई 2। और ये बात ध्यान में रखें, किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य अगर एक आवेश को दो भागों में तोड़ दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल जो है वो अधिकतम कब होगा? जब उन आवेशों को बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए, बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए, Q1 और Q2 दोनों को आधा आधा क्या कर दिया गया है? विभक्त कर दिया गया, तभी उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम होगा। ये बात भी ध्यान में रख लीजिए, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो ये सवाल हो गया। हमने क्या किया इस वाले सवाल के अंदर? अधिकतम बल प्राप्त करने के लिए और शर्त प्राप्त करने के लिए हमने बल का आवेश के सापेक्ष प्रथम अवकलन कितना बनाना था? जीरो बनाना था, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो दो समान बिंदुवत आवेश, चलो अब इसके लिए थोड़ा ध्यान में रखना है बच्चों। दो तरीके के सवाल होते हैं, एक में जिसमें निकाय संतुलित में रहता है आवेश को रखने पर, और एक जिसमें आवेश ही संतुलित है, निकाय का संतुलित होना अत्यावश्यक नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके के सवाल होते हैं। जब निकाय के संतुलन की बात की जाती है, आवेश को रखने पर निकाय के संतुलन की बात की जाए, तो उसमें ये बात ध्यान में रखो कि निकाय पर जितने भी या निकाय में जितने भी आवेश हैं सब पर अगर अलग अलग बल निकाला जाए, परिणामी बल निकाला जाए, तो मान शून्य आना चाहिए। अगर निकाय संतुलन में है तो समस्त बलों पर लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा। ठीक है, और अगर वही आवेश साम्यावस्था के अंदर है ना, संतुलन में है, तो अगर आवेश संतुलन या साम्यावस्था में है तो फिर उस आवेश पर लगने वाला बल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे ये दो आवेश, सॉरी दो सवाल। ठीक है, तो देखो पहला सवाल देखते हैं, नीचे वाला ये पढ़िए। दो समान बिंदुवत आवेश कैपिटल Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, सपोज करो 8 दूरी पर रखे हुए हैं, को मिलाने वाली रेखा के मध्य में
एक अन्य आवेश क्यू रख दिया गया। मध्य में साफ साफ बोल रहा है बीचों बीच रखना है, ठीक है। में क्या रख दिया गया है, एक आवेश स्मॉल क्यू रख दिया गया है। क्यू का मान तथा प्रकृति ज्ञात करो कि निकाय संतुलन में रहे। निकाय का संतुलन में रहना अत्यावश्यक है, ये बात ध्यान में रखना। मतलब निकाय में टोटल कितने आवेश हो गए, तो दो तो ये क्यू हो गए और एक स्मॉल क्यू, तीन आवेश हो गए। तीनों पे अगर अलग अलग बल निकाले तो जीरो आना चाहिए, और आपको क्यू आवेश की प्रकृति भी पता होनी चाहिए। अब इसके लिए हमने क्या किया, ट्राई एंड ट्राई मेथड खेलना चालू किया, मतलब बार बार देखते गए कि कौन सी चीज चाहिए। चलो तो सबसे पहले देखो काम करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इस सवाल का। दो आवेश, ये Q1 सॉरी Q ही है और ये भी Q है, और इनके मध्य में, मध्य बिल्कुल बीचों बीच, तो अगर ये दूरी जो है वो r है तो फिर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, r/2 हो जाएगी, ठीक है। और इनके बीच में एक अन्य आवेश क्या रखा गया है, स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू रखने पर निकाय संतुलन में, अब देखो समझो, स्मॉल क्यू अगर प्लस का है तो हमने हमारे दिमाग में सोचा, अगर स्मॉल क्यू प्लस का है तो स्मॉल क्यू पे लगने वाला बल देखो, तो कैपिटल क्यू इसे इस तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, चलो इस तरफ बल जा रहा है, ठीक है। और ये वाला कैपिटल क्यू इसको इस तरफ प्रतिकर्षित कर रहा है, दोनों बल वैसे भी बराबर आएंगे, संतुलन में दिख सकता है हमें, ठीक है। तो ये क्यू तो संतुलन में है, साम्यावस्था में कोई दिक्कत नहीं। अब इसके ऊपर बल देखो कि क्या इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल शून्य है, समझो। तो इसके ऊपर बल कौन लगा रहा है, तो हम बोलते हैं ये वाला आवेश प्लस का था, हमने माना प्लस का है, ठीक है। तो ये वाला प्लस का आवेश इसके ऊपर क्या लगाएगा, बल इस तरफ F, और ये भी कौन से कारण, स्मॉल क्यू के कारण। और ये वाला आवेश भी इस पर बल लगाएगा तो हम बोलेंगे F, और ये वाला कौन सा आवेश के कारण, कैपिटल क्यू के कारण। दोनों ही बलों की दिशा जो है वो एक ही है ना, तो ये एक दूसरे को घटाएंगे या फिर एक जुड़ जाएंगे, सिंपल सा लॉजिक था, एक ही दिशा में काम करे तो जुड़ेंगे बच्चों, जुड़ेंगे तो फिर तो जीरो होने की संभावना ही नहीं है बल्कि, है ना। तो फिर हमें ये समझ में आ गया कि निकाय संतुलन में नहीं है, हाँ आवेश जरूर संतुलन में है, कब, जब आवेश कैसा हो, प्लस का, है ना, स्मॉल क्यू प्लस का। अब इसी स्मॉल क्यू को कैसा माने बच्चों, माइनस का मान करके चलते हैं। कौन सा मान करके चलते हैं, माइनस का मान करके चलते हैं। तो देखो विपरीत प्रकृति का कुल मिलाकर के, तो ये कैपिटल क्यू मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु पर स्मॉल क्यू आवेश, और अगर ये माइनस की प्रकृति का होता तो, ठीक है, क्या होता देखो, पहले तो स्मॉल क्यू ये वाला आवेश इसे आकर्षित करता और ये वाला आवेश भी इसे आकर्षित करता, सीधी सी बात है, दोनों बल विपरीत दिशा में शून्य हो सकता था, ठीक है। फिर इस पे लगने वाला बल देखो, इस पे कौन कौन बल लगाएंगे, ये दोनों, माइनस का आवेश क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, माइनस का आवेश इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, तो इस तरह। जबकि ये प्लस का आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, सीधी सी बात है, दोनों बलों की दिशा विपरीत दिख रही है, मतलब शून्य है, हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो सकता है क्योंकि बलों की दिशा क्या है, विपरीत है एक दूसरे की, ठीक है। यहाँ पर देखो इस वाले में, इस वाले पे ये माइनस का क्यू आवेश इस वाले आवेश को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है इस तरफ, ये F माइनस का क्यू के कारण, ठीक है। फिर ये वाला प्लस का क्यू आवेश इस वाले आवेश को प्रतिकर्षित करेगा F प्लस के क्यू के कारण। गौर करो वापस से विपरीत दिशा आ रही है क्या बलों की, आ रही है। तो देखो तीनों ही आवेशों पर लगने वाले बलों की दिशा अगर आप देखोगे ना तो एक दूसरे की क्या आ रही है, विपरीत आ रही थी, इसलिए उन पर लगने वाला परिणामी बल क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है, ठीक है। अब वो कब शून्य होगा उसके लिए हम उसका मान ज्ञात कर लेंगे, किसका, स्मॉल क्यू का। तो सबसे पहले ये बात ध्यान में रखना, आवेश की प्रकृति कैसी होगी बच्चों, ऋणात्मक होगी, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो हमने बोला स्मॉल क्यू आवेश की प्रकृति कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। चलो अब काम करना चालू करते हैं, मैं डायग्राम को वापस से ड्रॉ कर रहा हूं, क्यू और यहां पर स्मॉल क्यू, ये दूरी पूरी जो है वो स्मॉल r है और यहां तक की दूरी r/2 हो जाएगी, ठीक है। फिर आधे मध्य में तो था,
फिर इसके बाद में देखो, मैं बोल रहा हूँ कि इस आवेश पर कौन सा बल लग रहा है वो परिणामी बल शून्य होना चाहिए, इसी से हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो हमने बोला कि इस पर एक तो ये वाला बल लगाएगा और आकर्षण का बल है ये, है ना, माइनस का आवेश हमने माना था इसको, तो आकर्षण का बल है, ठीक। तो अगर ये माइनस का था तो ये वाला बल किसके बीच में, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में इस तरफ लग रहा है, जबकि इस पर इस आवेश के कारण लगने वाला बल की दिशा ये थी, एफ कैपिटल क्यू पर, और किसके कारण, इसी के कारण, ठीक है, ठीक। और ये दोनों बल अगर परिमाण में समान हो जाए तो लगने वाला परिणामी बल शून्य होगा ही होगा, और अगर लगने वाला परिणामी बल शून्य है तो निकाय संतुलन में होगा, ठीक है। तो हमने बोला इसे नाम दिया ए, इसे नाम दिया ओ, और इसे नाम दिया बी। हमने लिखा यदि ए बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य हो तो निकाय संतुलन में होगा। और ये आप इस वाले से भी निकाल सकते थे, बी बिंदु पर स्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य हो तो निकाय किसमें होगा, संतुलित में होगा, या संतुलन में होगा, या साम्यावस्था में होगा, ठीक है। चलो, तो शून्य होना चाहिए, बल शून्य होने के लिए इन दोनों बलों का परिमाण एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब एफ कैपिटल क्यू का मान एफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू के बराबर होना चाहिए। इसका देखो मान, तो ये कितना हो जाएगा, के पहला आवेश क्यू, दूसरा आवेश कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच की दूरी कितनी है, आर। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो के पहला आवेश कैपिटल क्यू, दूसरा आवेश स्मॉल क्यू, फिर दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के मध्य की दूरी r/2, और यहाँ पर r/2 का क्या होगा बच्चों, वर्ग होगा। के से के कैंसिल, कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू कैंसिल, तो यहाँ पर आया क्यू डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर। यहाँ पर देखो स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय, वर्ग करो आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 4, और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। इसका मतलब कैपिटल क्यू बराबर कितना बच्चों, 4 क्यू, तो क्यू बराबर कितना, q/4। ये तो हो गया आवेश का परिमाण q/4, और आवेश की प्रकृति कैसी है, ऋणात्मक है। अतः फाइनली वह आवेश माइनस का कितना होगा बच्चों, q/4 होगा। प्रकृति भी आ गई और परिमाण भी आ चुका है, ठीक है। तो आवेश का मान यदि q/4 हो तो फिर समस्त आवेशों पर लगने वाला बल भी क्या होगा, 0 होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, तो निकाय में आप किसी से भी निकाल सकते थे, ए ओ और बी पर स्थित आवेश पर परिणामी बल शून्य करके निकाल सकते हैं, लेकिन ओ वाले से आंसर नहीं निकलेगा बच्चों, सारी चीजें कट जाएंगी। इसलिए ए और बी वाले आवेश पर ही आप ये वाला काम करें, आपको यही आंसर हर बार मिलेगा, ठीक है। अब चलो अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतिम सवाल, और ये सवाल हमें क्या बोल रहा है, दो बिंदु आवेश प्लस का 9e तथा प्लस e परस्पर 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके मध्य एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू, इनके मध्य मतलब वो कहीं पर भी हो सकता है बीच में, एक स्मॉल क्यू आवेश का रखें कि वह साम्य अवस्था में हो। अब देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ वही आवेश मतलब स्मॉल क्यू ही क्या होना चाहिए, साम्य अवस्था में होना चाहिए। इनके इनके साम्य अवस्था के होने की कोई शर्त नहीं बोल रहा, मतलब वो निकाय को संतुलित नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसे साम्य अवस्था में लाना है, इसे संतुलन में लाना है, तो इस पर ही लगने वाला परिणामी बल शून्य होना चाहिए, ये बात ध्यान रखो। तो समझिए, हमने लिखा इस सवाल के लिए पहला आवेश 9e वाला और
दूसरा आवेश E वाला, और इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी कितनी है? 16 सेंटीमीटर। फिर इनके मध्य लेट्स सपोज करो 9E से x दूरी पर एक बिंदु, वहां पर क्या रख दिया गया है? एक अन्य आवेश स्मॉल q रख दिया गया है, और उस स्मॉल q पे लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब समझो अगर पूरी दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसे x मान लिया, तो ये बची हुई दूरी 16 माइनस x होगी। ये तो लॉजिक था, सिंपल सा, है ना? काम करते हैं बच्चों। तो हमें पता है कि निकाय पे क्या होना चाहिए? q पर लगने वाला आवेश जो है, सॉरी, q पर लगने वाला बल जो है, परिणामी बल, वह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो q के संतुलन हेतु, संतुलन हेतु q पर लगने वाला परिणामी बल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्यू पर लगने वाला परिणामी बल 0 होना चाहिए। तो क्यू पर कौन कौन बल लगाएगा? तो हमने बोला क्यू पे एक तो 9E बल लगाएगा, और इसी क्यू पे कौन? E भी बल लगाएगा। तो 9E के कारण लगने वाला बल E के कारण लगने वाले बल के परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होना चाहिए। इन दोनों बलों की दिशा एक दूसरे की क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखो, ठीक है? तो 9E के कारण लगने वाला बल कहाँ की ओर होगा? ये F Q इंटू 9E वाला, इस तरफ प्रतिकर्षित करता हुआ, अगर ये प्लस का है तो। और इस पे लगने वाला, इसके कारण लगने वाला बल कौन सा होगा? इस तरफ होगा, प्रतिकर्षित करेगा ना, इस तरफ आएगा, ठीक है? चलो बल देखते हैं। तो Q पर 9E के कारण लगने वाला बल तो क्या होगा? K, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश 9E, और Q और 9E के मध्य दूरी देखो, Q और 9E के बीच की दूरी कितनी है? x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर, कूलाम का नियम, ठीक है? फिर दूसरा F Q और स्मॉल e, तो ये है K Q स्मॉल e। Q और स्मॉल e के मध्य की दूरी 16 माइनस x है बच्चों। तो ये हो जाएगा 16 माइनस x, और इसका क्या बच्चों? होल स्क्वायर। गौर करो, के क्यू से के क्यू कैंसिल, ई से ई भी कैंसिल, ये आ गया 9/x स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया क्या? 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आ रहा है। चलो अब देखो इस चीज को, इसे कैसे लिख सकते हैं? 3/x का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं? 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, या दोनों तरफ वर्गमूल करने पर सिंपल सा लॉजिक, ठीक है? क्या होगा? 3/x बराबर क्या होगा? 1/16 माइनस एक्स, गुणा करो, क्या होगा? 16 को 3 से गुणा किया 48, फिर x से गुणा किया 3x, बराबर 1 से गुणा करो, x ही आएगा। ये 3x इस तरफ चला गया, तो 48 बराबर x प्लस 3x, इसका मतलब ये 4x हो गया क्या? तो 4x बराबर 48, तो x बराबर कितना होगा? 48 में किसका भाग? 4 का, कितना आएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह आवेश कितनी दूरी पर होना चाहिए? 12 सेंटीमीटर पर। किससे? 9E से। तो आपका आंसर क्या होगा? Q आवेश को प्लस 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर तथा स्मॉल e से कितना घटाओ भाई? 16 माइनस 12, 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित होना चाहिए। पता चल गया क्या? क्या लिखोगे? Q आवेश प्लस 9E से 12 सेंटीमीटर तथा E से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। ठीक है? तो बच्चों आज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके आगे के न्यूमेरिकल मतलब वीडियो में हम बचे हुए और न्यूमेरिकल को डिस्कस कर लेंगे। अब तक वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। अदरवाइज आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, इस नंबर के ऊपर
आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई न्यूमेरिकल है, आपको किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेल आईडी भी मैं दे दूँगा, पहले ही आ जाएगा, तो वो देख लीजिएगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर।